उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट मतलब कौन सी वैल्यू की कितनी वैल्यू है, जैसे कौन सी डिजिट की कितनी वैल्यू है। 285 सेंटीमीटर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, 285 3 है, ठीक है। लेकिन आप अगर देखोगे 0.25 में कितनी सिग्निफिकेंट्स है? 2। जीरो की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो पॉइंट के पीछे आ गया, क्योंकि इसलिए उसकी जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी मानी जाएंगी? 2। 0.25 में कितनी मानी जाएंगी? 2। क्यों? जीरो की वैल्यू नहीं रही पॉइंट से पहले, ध्यान रखना। तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है। जीरो क्या माना जाएगा यहाँ पे? इनसिग्निफिकेंट माना जाएगा। जीरो क्या माना जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे देखो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखी है। उसके बाद करते हैं जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, जीरोस इंडिकेटिंग दिस। 0.03 के अंदर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है। कहने का मतलब ये 3 जो है, 3 सिर्फ इसी की वैल्यू है, इसके पीछे जितने भी जीरो है कोई वैल्यू नहीं है, इनकी नॉन सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे 0.0052 इनमें 52 की ही वैल्यू है, बस 52 ही गिना जाएगा, दो वैल्यूज गिनी जाएंगी, बाकी सब नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो पीछे लग रहे हैं। डिजिट के पीछे लग गए कोई वैल्यू नहीं है, डिजिट के आगे लग गए वैल्यू है। जैसे जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट के बीच में देखो 2.005 के अंदर देखो आप 2 और 5 के बीच में जीरो लग गए तो वो वैल्यूएबल है। दो डिजिट के बीच में लगे हैं तो वैल्यू है, अदरवाइज नहीं है उसकी कोई वैल्यू, ये ध्यान रखना। एंड में लग गए जीरो तो उनकी वैल्यू है, जैसे 400 है, 400 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी? 3, क्योंकि वो आगे लगे हैं। लेकिन 0.400 में आगे वाले की वैल्यू होगी लेकिन पीछे वाले की नहीं होगी। जैसे 0.400 कहते तो 0 पॉइंट वाले की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 400 में आगे के दो जीरोस की वैल्यू है। फिर आगे बात करते हैं, आगे क्या दे रखा है, आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद आता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। प्रिसीजन की बात करते हैं, प्रिसाइज मतलब आपकी वैल्यूज में कितनी प्रिसाइजनेस है, कितनी क्लोजनेस है। दो क्वांटिटीज, दो मेजरमेंट आपने ली, 2 किलो और 2.1 किलो, तो आपने कितनी प्रिसाइजनेस है इसमें? 0.1 की प्रिसाइजनेस है बस, ठीक है। एक्यूरेसी की बात करें, आपकी एक्यूरेट वैल्यू कितनी है, जैसे मान लो आपकी आनी चाहिए थी 2 और आपकी आ गई 2.1 2.2, यहाँ पे एक्यूरेट नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मतलब है। फिर बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पॉइंट्स के हिसाब से करते हैं, जैसे आप दो पॉइंटों में मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट गिन लो। जैसे 12.1 इंटू 1.1 करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा उसमें पॉइंट देख लो। देखो 12.1 में एक डिजिट पहला पॉइंट है और 1.1 में एक डिजिट पहला पॉइंट है, तो आंसर आएगा उसमें दो डिजिट पहला पॉइंट लग जाएगा, सिंपल। डायमेंशनल एनालिसिस में क्या दे रखा है? डायमेंशन दे रखी है कि 1 इंची में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब, ये सब दे रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? देखो यहाँ पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोइन लेवॉइसर। एंटोइन लेवॉइसर ने क्या दिया था, यहाँ पे तीन चार लॉज है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाम से पता लग रहा है मास कंजर्व रहता है। क्या रहता है? मास कंजर्व। मास क्या रहता है? कंजर्व। मास को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना आप क्रिएट कर सकते हो, ये लॉ है। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना खत्म किया जा सकता है ना आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो परसेंटेज है मास की वो फिक्स रहेगी। परसेंटेज जो रहेगी फिक्स रहेगी किसी भी एलिमेंट की। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीन एटम्स होते हैं, तीन एलिमेंट्स होते हैं। इन तीनों की इसके अंदर जो प्रोपोर्शन रहेगा, ग्लूकोज आप दुनिया के किसी भी कोने से लेके आ जाओ, आपको कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें उतनी की उतनी ही मिलेगी। ये इसने कहा था। डेफिनेट होता है उनका प्रोपोर्शन, क्या होता है? फिक्स होता है। डेफिनेट होता है चाहे वो सोर्स कुछ भी हो, उसका सोर्स कुछ भी हो, कहीं से भी लाया जाए। एक कंपाउंड का जो प्रोपोर्शन होता है, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है, उनका जो परसेंटेज रहती है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो। मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि आप जब दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हो मोर देन वन कंपाउंड बना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, आप कंबाइन करके वाटर बना रहे हो, दूसरी जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हो। इन दोनों के अंदर जो वो होगा, क्या नाम है, 2 ग्राम 16 ग्राम मिलकर 18 ग्राम हो गया और 2 ग्राम 32 ग्राम मिलकर 14 ग्राम हो गया। यहाँ पे जो रेशियो आएगा 2 ग्राम वर्सेस 32 का कितना आएगा? 1 रेशियो। यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो फिक्स होगा। If two elements can combine to form more than one compound,
The masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the fixed ratio. देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है। हाइड्रोजन का मास क्या है यहाँ पे, फिक्स है। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है। दोनों जगह क्या है, 2 ग्राम है। और ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा है। तो इन दोनों में ऑक्सीजन का जो मास होगा, इनका जो रेशियो होगा, जैसे यहाँ पे 16 ग्राम था, यहाँ पे 32 ग्राम था, तो इन दोनों का रेशियो आएगा, वो क्या आएगा, होल नंबर्स में आएगा। होल नंबर्स मतलब पॉइंट्स में नहीं आएगा, सिंपल 0 1 2 3 इस तरीके से आएगा। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और अनगिनत होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 इनमें रेशियो आएगा, इसका जो मास आप चेंज कर रहे हो, ऑक्सीजन का मास यहाँ पे चेंज कर रहे हो नहीं, तो इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो होल नंबर्स में आएगा। उसके बाद करते हैं गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो गैस कंबाइन करती है या जो प्रोड्यूस हो रही है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वो एक सिंपल रेशियो में करती हैं। काय में करती हैं, वो रेशियो में करती हैं। काय में करती हैं, वो सिंपल रेशियो में। जैसे 100 ml हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है 50 ml ऑक्सीजन के साथ और 100 ml वाटर बन रहा है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेशियो में होगा। 100 ml और 50 ml का रेशियो क्या आ जाएगा, 100 वर्सेस 50 का 2:1 आ जाएगा, डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 2:1। ये एक सिंपल रेशियो है। तो जब भी दो गैसेस कंबाइन करती है तो एक पर्टिकुलर रेशियो में करती है। ये गे-लुसेक ने कहा था। ये रहे महाशय गे-लुसेक, ये गे-लुसेक है। उसके बाद करते हैं अवोगाड्रो। अवोगाड्रो ने क्या कहा था, अवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, अवोगाड्रो कहता है equal volumes of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules। जो equal volume है हर गैस का, वो equal number of molecules रखता है। अवोगाड्रो ने एक नंबर भी दिया था 6 × 10⁻23। ये एक अवोगाड्रो नंबर है। ये सिंपल सी बात है, ये कहता है 1 अवोगाड्रो इज इक्वल टू 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर आपसे कहा जाए एक अवोगाड्रो मट्टी ले आओ, तो इसका मतलब क्या है, आपसे कहा जा रहा है 6 × 10⁻23 एटम्स मट्टी के लिए आओ, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, अवोगाड्रो ने कहा था। अवोगाड्रो ने एक मेजरमेंट का तरीका दे दिया था कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं। 1 मोल के अंदर 6 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, ये उसने कहा था, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम के बारे में कहती है कि जो एक मेटल होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। ये डाल्टन ने दी थी, ये दिया, ठीक है। 1808 में इसे दी थी और ये थ्योरी है पूरी, ठीक है। डाल्टन महाशय हैं, ये बैठे हैं, इन्होंने कुछ नहीं बकचोदी करी थी और कुछ नहीं करा था, ठीक है। साइंटिस्ट यही करते हैं, बकचोदी करते हैं बैठ के। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। मैटर किससे बना है, इंडिविजिबल एटम से बना है। इंडिविजिबल मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे एटम्स जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे एटम से बना है मैटर। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। हर एटम की कुछ मतलब जितने भी एटम्स होते हैं एक मैटर के अंदर, उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल मास होता है। और कंपाउंड जो हैं किस चीज से बनते हैं, जब आप दो एटम्स को फिक्स रेशियो में मिलाओगे तो कंपाउंड बनेगा, ये मैंने बता रखा है अभी, ठीक है। उसके बाद करते हैं ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस की। एटॉमिक मास क्या कहता है, एटॉमिक मास एक एटम का मास एटॉमिक मास है, एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास है। आइसोटोप और आइसोबार का जिक्र है यहाँ पे। और उससे पहले देखो एटॉमिक मास नापते किस चीज में है, मीजर काय में करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट में नापा जाता है, एटॉमिक मास काय में नापा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट में नापा जाता है। किसमें, एटॉमिक मास यूनिट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये रहा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट देखो यहाँ से ये डेफिनेशन ये पूरी, ये देख, एक ही यहाँ से शुरू है, यहाँ से ये जा रही है यहाँ से और ये यहाँ तक है, ठीक है। ये यहाँ तक डेफिनेशन है 1 एटॉमिक मास यूनिट की, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहती है, ये सिंपल सी बात कहती है। इसमें इन्होंने एक रेस्पेक्टिव ले लिया कार्बन 12 का, कि जो कार्बन 12 है उसका मास कितना होता है 12U। कितना होता है 12U। तो उसका 1/12 कर दो, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 12वां हिस्सा निकाल दो उसका, 12वां हिस्सा देखोगे तो 1 ही आएगा। तो वो है 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या है 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये है 1 AMU। क्या है ये 1 AMU। 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं, इसको कन्वर्जन का तरीका क्या है, देखो 1.66 × 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम्स 1 AMU में होते हैं, ठीक है। 1 AMU बोलो तो यूनिफाइड मास भी कह सकते हो, यू कह सकते हो आप। उसके बाद करते हैं अवोगाड्रो नंबर की। अवोगाड्रो नंबर हो गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, रिलेटिव अबंडेंस के हिसाब से। जैसे कार्बन होता है, कार्बन आपको अर्थ के अंदर मिलेगा, कार्बन जो आपको अर्थ के अंदर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, कार्बन 12 में मिलेगा आपको, कार्बन 14 में मिलेगा। उसके जितने भी भाई बंधु होंगे, बोले तो आइसोटोप होंगे, सब मिलेंगे आपको, कार्बन 12 कार्बन 14 सब मिलेंगे। अब कार्बन 12 मिला 90% और कार्बन 14 मिला आपको 10%, तो आप क्या
12 का मानोगे या 14 का मानोगे? आप दोनों का मानोगे। कैसे? एवरेज निकालोगे दोनों का। क्या निकालोगे? एवरेज। 90% इंटू उसका जितना मास होता है 12 प्लस 10% इंटू 14 का जितना मास है 14 अपॉन 90 प्लस 10। इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे? उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। रिलेटिव अबंडेंस मतलब कितना वो पाया गया अर्थ में, उसके हिसाब से। वो 90% पाया गया, वो 10%, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाओगे आप और आंसर आ जाएगा। ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस मतलब होता है कि वो दूसरे के रिलेटिव में कितना पाया गया। वो 90% पाया गया, वो 10% पाया गया। फिर करते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स का निकाला जाता है और मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स का निकाला जाता है। बड़ा सिंपल है। मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास, इसके अंदर क्या फंडा है? इसके अंदर कुछ नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात मैं बता दूं, इसके न्यूमेरिकल बहुत टफ होते हैं, आसान नहीं होते। एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं इसके न्यूमेरिकल्स की। ठीक है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जा सकते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। किसी का मास दे दिया मैंने 12 ग्राम नाइट्रोजन दे दी, तो उसका नंबर ऑफ मोल बताओ कितने होंगे? कैसे निकालोगे? देखो, 12 ग्राम नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। 12 ग्राम डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 14 इंटू 2 कितना हो गया? 28। तो 12 अपॉन 28 उसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए, आपसे कहूँ नंबर ऑफ एटम्स बताओ, ये भी बहुत आसान है। एक मोल में 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। तो नाइट्रोजन के कितने हो गए? 12 अपॉन 28 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। आपने क्या करा? एक मोल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जो आपके नंबर ऑफ मोल्स आए उसमें। ठीक है। इस तरीके से आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड के वेट में। आपको मान लो 14 ग्राम नाइट्रोजन दे दिया या 20 ग्राम, कुछ भी दे दिया, आप उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकाल लोगे। कैसे? पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, उससे आप नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे। एक मोल की वैल्यू आपको पता है कितने एटम्स होते हैं, तो उस हिसाब से आप एटम्स निकाल सकते हो। फिर बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपल रेशियोज में लिया जाता है। इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे, या आप यहाँ देख सकते हो। वैसे इतना कोई खास नहीं है इसके अंदर कि आप एम्पेरिकल फॉर्मूले में, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है? जैसे C6H12O6 है, यहाँ पे बताओ कॉमन क्या है? 6 कॉमन है, 6 को हटा दो, तो सब में से 6 डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? C1H2O1, ये आ जाएगा। C6H12O6 में 6 से डिवाइड कर दो, कॉमन चीज जो है ना निकाल ली जाती है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। 1 2 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। देखा जाए तो ये तो है 6 12 6 का रेशियो जब निकालोगे तो 1 2 1 ही तो आएगा। तो ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट की, जिसका अमाउंट कम होता है रिएक्शन के दौरान उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जैसे 12 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और वाटर बना रही है समथिंग। ठीक है। तो आप मान लें आप ऑक्सीजन को कर दो 6 ग्राम, तो यहाँ पे लिमिटिंग कौन हो गया? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट कम हो गया, तो वो 6 ग्राम ही रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा? 6 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन ही 6 ग्राम है, तो क्या करें? तो लिमिटिंग बोले तो सामने वाला कम है। ठीक है। जिसके अमाउंट कम होता है वो लिमिटिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, इनकी बात करिए। इसके अंदर क्या आ रही है? स्टोइचियोमेट्रिक, ये है मतलब आप बैलेंस कैसे कर सकते हो स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन, इनको आप बैलेंस कैसे करोगे स्टोइचियोकेमिस्ट्री। इसके अंदर मतलब बैलेंसिंग दे रखी है, स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन से स्टोइचियोमेट्री दे रखी है, यहाँ पे बैलेंसिंग दे रखी है, बैलेंस कैसे करोगे। ठीक है। बैलेंस बाद में देखेंगे अलग वीडियो में। और मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मास परसेंटेज सब आपको 12th में मिलेगा डिटेल में। इसमें इतना डिटेल में ना मिले एक बार को, लेकिन उसमें जरूर मिलेगा। 12th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्यूशन चैप्टर में आपको मिलेगा। मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जैसे मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, ऐसी मास की परसेंटेज निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मतलब मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 कर दो, सिंपल। फिर बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल अपॉन टोटल मोल, ये है मोल फ्रैक्शन। ठीक है। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम दे रखा है मिलीलीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, लीटर में दे रखा है तो ऐसे कर दो, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मोलैलिटी की। मोलैलिटी में किलोग्राम्स में लेते हैं। मोलैलिटी में बात करते हैं हम सॉल्वेंट की। क्या की बात करते हैं? सॉल्वेंट की। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जिसमें मिलाने वाले को सॉल्यूट कहा जाता है और जिसमें मिलाया जा रहा है उसको सॉल्वेंट। जैसे पानी में चीनी मिलाओ तो चीनी क्या होगी? सॉल्यूट, और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी के अंदर आप क्या लेते हो? मोलैलिटी के अंदर आप सॉल्वेंट का वेट लेते हो। क्या लेते हो? सॉल्वेंट का वेट। और मोलैरिटी के अंदर आप क्या लेते हो?
मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हो, डिवीजन में क्या लेते हो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी मिलीलीटर में या लीटर में। मिलीलीटर में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, और लीटर में करोगे तो कुछ नहीं, सिंपल लिया जाएगा। ठीक है, यही है इस चैप्टर के अंदर। बाकी आप इसकी समरी पढ़ के समझ सकते हो, सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। थैंक यू।